बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें बीए सेकंड ईयर में जो छात्र छात्राएं हमारे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। जिन्होंने गृह विज्ञान लिया है अर्थात होम साइंस अगर आपकी विषय वस्तु है और आप बीए सेकंड ईयर, बीए पार्ट 2 या बीए द्वितीय वर्ष में हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। राम बाण एक प्रकार से सोचिए आप लोगों के लिए है। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी पेपर 2 का नाम है, तो गृह विज्ञान में अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 2 का नाम आपके है या चाइल्ड डेवलपमेंट आपको गृह विज्ञान में पढ़ना है या कहीं और पर भी पढ़ना है तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट अधिकतर मात्रा में पूछा ही जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए खास करके आपके गृह विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष के पेपर 2 में रखा गया है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी ने कैसा रखा है वो आप देखिएगा। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों ने लगभग यही रखा है कि पेपर 1 में क्या रखा है। पेपर 1 में हमने पेपर 1 का आपको बता दिया था, उसमें आहार एवं पोषण के मूल तत्व उसमें था, ठीक, फूड न्यूट्रिशन के बारे में इसके बारे में था। और इसके बारे में चाइल्ड डेवलपमेंट जो है पेपर 2 है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। देखिए, बीए द्वितीय वर्ष गृह विज्ञान यानी बाल विकास पेपर 2 का नाम है। बीए सेकंड ईयर होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉडल पेपर है 2022 का, आने वाली परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेक्चर 23-24 के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं भाई, सभी जो है सबसे पहले आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा। अधिकतर विश्वविद्यालयों का मॉडल पेपर यही होता है, मॉडल यही होता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है अलग तरीके से भी मॉडल बना दिया जाए, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कि अब यहाँ पर कहने का मतलब ये कि इस वीडियो का मतलब ये है कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा और 10 दीर्घ उत्तरीय मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। और आपके जो 5 दीर्घ उत्तरीय होंगे उनमें से आपको 2 करने होंगे, लघु उत्तरीय में से केवल 5 करने होंगे, और ये 10 प्रश्न करने होंगे आपको जो है जो अति लघु उत्तरीय टाइप के हैं। ओके, इनको 50 शब्दों में लिखना होगा, लघु उत्तरीय को 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय को 500 शब्दों में। किसी किसी विश्वविद्यालय में 200 शब्द, 500 शब्द और 1000 शब्द लिखने के लिए बोलता है। ओके, तो अलग अलग विश्वविद्यालय का मैटर होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। हालांकि ये मॉडल पेपर सबसे उचित लगा हमें, तो इसलिए हमने इसमें चूंकि सारे प्रश्नों के जो है चीज़ें कवर हो सकेंगी उसमें, तो ये देखेंगे। आइए देखते हैं भाई, पहला प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड आ से 50 शब्द में आपको लिखना है। आपको ऊपर ही लिखा मिलेगा कि निर्देशों का पालन करें। खंड जो मतलब कि प्रत्येक खंड में जैसा निर्देश दिया हो उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है, ये पहले लिखा हुआ मिलता है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है कि बाल विकास का महत्व बताइए। बाल विकास का महत्व क्या होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जिसको भी पता है तो आप बताएं, हालांकि मैं तो बताने का प्रयास करता हूं। मेरे साथ साथ अगर आपको कमेंट सेक्शन में बात करने की अगर आदत ना लगी हो तो आप लोग लिखने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मुझे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या होती है क्या बताएं आपको, तो हालांकि हटा दो बात, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसमें। चलिए, बाल विकास की बात करी तो बाल विकास का महत्व क्या है बताने का प्रयास करें। बाल विकास होता क्या है। बाल विकास जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बाल और विकास। अगर आपसे बाल विकास की अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे, तो आप क्या बताएंगे। आप लिख दीजिएगा कि बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला बाल और दूसरा विकास। बाल का मतलब होता है बालक और विकास का मतलब क्या होता है, प्रगति या सुधार। ओके, प्रगति या सुधार की ओर बढ़ना, ये होता है आपका किसका मतलब, तो विकास का मतलब। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से बाल विकास का मतलब होता है कि बालक का वर्तमान स्थिति से सुधार की ओर बढ़ना। तो बालक का वर्तमान स्थिति से सुधार की ओर बढ़ना ही बाल विकास कहलाता है। ये सिंपल सी इसकी अर्थ और परिभाषा में बता दी। हालांकि परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हरलाक महोदय कहते हैं कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, उसकी रुचि कैसी है बालक की, उसका क्या लक्ष्य है, उसमें होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं और इसके क्या कारण हैं, और यह व्यक्तिक है या फिर सार्वभौमिक है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों का पता लगाते हैं। ये बात बताई किसने, ये बात बताई हरलाक महोदय ने। तो बाल विकास कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप किशोरावस्था में हैं,
किशोरावस्था से आपको प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करना, तो आपके जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा, आपके जो है कंडीशंस में, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में, आपकी रुचि में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ होती है। ओके, क्लियर होगी बातें। तो बाल विकास ये होता है। अब बाल विकास का महत्व क्या है ये आप समझ लीजिए। एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है क्या कि बाल विकास का महत्व बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आते लघु उत्तरीय में पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय में पूछा जाए, किसी में पूछा जाए, आप आसानी से बता देंगे। तो पहला महत्व क्या है भाई? पहला महत्व है कि बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है बाल विकास। बालकों के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है बाल विकास विषय वस्तु। दूसरी बात क्या है भाई? दूसरा इसका महत्व ये है कि बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है कौन? बाल विकास। तो उचित जो है इन्वायरमेंट बनाने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा महत्व इसका क्या होता है कि बालकों के व्यक्तित्व को समझने में उपयोगी होता है। बालकों का जो एक प्रकार से जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो करैक्टर होता है, उनको समझने में सहायता प्रदान करता है कौन? बाल विकास। वहीं चौथा इसका महत्व आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक होता है। बालकों के व्यवहार पर, उनके बिहेवियर पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको रोका जाए किसी गलत कार्य को करने के लिए, उसके बारे में हम समझते हैं। पांचवी बात क्या है भाई? पांचवी बात यह है कि बाल निर्देशन में सहायता प्रदान करता है बाल विकास। बालक को किस दिशा में ले जाना है, उसको किस प्रकार से डायरेक्शन देना है, किस प्रकार से निर्देशन करना है उनका, ये भी जो है बाल विकास के तहत हम जान पाते हैं। छठवां इसका महत्व ये होता है कि सुखी पारिवारिक जीवन। क्या छठवां महत्व क्या भाई? कि सुखी पारिवारिक जीवन निर्माण में सहायता प्रदान करता है कौन? बाल विकास आपका। ओके, सातवां आप बता सकते हो क्या कि बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है। साथ ही साथ आप आठवां बता सकते हो इसका क्या महत्व कि बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी होता है। बालकों को शिक्षा देना हुआ या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और भी करना हुआ, तो सभी के लिए बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि हमने आपको बता दिए। तो अगर इतना योगदान आप लिख देंगे, इतना महत्व आप लिख देंगे बाल विकास का, निश्चित तौर पर आपको सारे के सारे नंबर एग्जामिनर दे देगा। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रसव कितने प्रकार के होते हैं? प्रसव कितने प्रकार के होते हैं? बात की जाए प्रसव की, तो प्रसव की बात की जाए तो प्रसव जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का होता है। भैया बोल दिया तो बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई होंगी, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जुड़े होंगे, भाई बहनें, जो भी जो उसको समझना है वो समझ सकते हैं। तो ये बात की जाए तो प्रसव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। भाई मेरी कहने की आदत है इसलिए मैंने ये बोल दिया शब्द, ठीक है। तो भाई अगर निकल जाए तो भाई का मतलब आपसे भी है, मतलब सभी से भाई मेरा है। ओके, तो प्रसव कितने प्रकार का होता है? तो प्रसव 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक प्रसव, मतलब कि एक प्रकार से जो मतलब कि वैसे ही प्रसव हो जाता है। प्रसव माने होता है कि बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। तो मतलब कि कैसे जन्म दिया जाए, तो एक तो प्राकृतिक प्रसव होता है, अर्थात जो एक प्रकार से नेचुरली होता है, तो एक वो हो गया। दूसरा प्रसव कौन सा होता है? यंत्रों तथा औजारों की मदद से जो है करवाया जाता है प्रसव, ठीक है। तो एक यंत्रों और औजारों की सहायता से प्रसव करवाया जाता है, तो दूसरा प्रकार का प्रसव। तीसरा प्रकार का जो प्रसव होता है वो जटिलतापूर्वक प्रसव होता है। इसकी ज़रूरत जो होती है कठिन परिस्थितियों में पड़ती है। कैसे कैसे? जैसे कि अगर शिशु आड़ा हो जाता है, मतलब कि थोड़ी दूसरे तरीके से हो जाता है, आड़ा हो जाता है, मतलब कि तो उसको एक प्रकार से जटिलतापूर्वक जो है बाहर निकालना पड़ता है, प्रसव करना पड़ता है। तो ये इसकी पहली जटिलता। दूसरी जटिलता जो होती है जटिलतापूर्वक प्रसव की दूसरी विशेषता ये होती है कि जब कोई बच्चा जो होता है उल्टा हो जाए बच्चेदानी में, तो होता क्या है कि उसको जो है प्रसव करवाने में बहुत ज़्यादा कठिनता होती है। तो दूसरी बात। तीसरी इसकी बात ये होती है जटिलतापूर्वक प्रसव की कि जब कभी शिशु का आकार क्या हो जाए, औसत से ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब कि जैसे कि जितने आकार के बालक होते हैं अगर उनसे बड़ा हो जाता है बच्चा, तो फिर जो है प्रसव होने में दिक्कत होती है, ठीक। चौथी बात इसकी ये होती है, चौथी कब ऐसे प्रकार का प्रसव होता है जो है यंत्रों और औजारों से, तो आपको पता है सिजेरियन प्रसव जो आपका जो है अस्पताल वगैरह में आप ले जा होता है ऑपरेशन वगैरह से, तो वो होता है यंत्रों के औजारों से माध्यम से, ठीक है। और जो जटिलतापूर्वक प्रसव होता है उसमें आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के। चौथा जो है कब होता है जटिलतापूर्वक प्रसव? चौथा कारण इसका हो सकता है कि जब क्या हो कि शिशु का गर्भ में परेशान या जो है विचलित होना, कि जब जो है जो बच्चा है अंदर ही गर्भ में क्या हो जाए, विचलित होने लगे, परेशान होने लगे, और वो माता को भी परेशान करे, तो ये चीज़। और ऐसी कंडीशन, पांचवी कंडीशन ये बन सकती है कि शिशु की गर्भ में अगर मृत्यु हो जाती है तो भी एक प्रकार से जटिलतापूर्वक प्रसव करवाया जाता है, ठीक। तो इसमें भी कठिनता होती है। और जो छठवा ऐसी कंडीशन जब बनती है, छठवीं कंडीशन है कि शिशु जो होता है उसका अगर गर्भ में जो है अधिक समय लेना, मतलब जब शिशु अधिक समय गर्भ में ही ले लेता है
तो फिर प्रसव पीड़ा का अभाव होता है और इस समय में जटिलतापूर्वक प्रसव करवाया जाता है। तो कठिनता होती है, उसी कठिनता को जटिलतापूर्वक प्रसव कहता है, बहुत कठिनाई होती है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये प्रसव के 3 प्रकार थे जो कि हमने आपको बता दिए। निश्चित तौर पर आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। प्रसव के बारे में अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछिए, आप आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल, आगे देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि संवेग को परिभाषित कीजिए। संवेग क्या होता है, इसकी परिभाषा दी। संवेग, संवेग माने होता है इमोशन। संवेग, अगर संवेग की अर्थ पूछे तो क्या बताएंगे, लिखेंगे कि संवेग जो शब्द है वो आंग्ल भाषा के इमोशन शब्द से बना। आंग्ल भाषा मानव की अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना हुआ है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई भैया वो लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से, किससे हुई है, लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोबियर, और उसी इमोबियर शब्द से हुई है किसकी उत्पत्ति, इमोशन की उत्पत्ति। और इमोशन से बना है कौन, संवेग आपका। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, जो बियर शब्द है लैटिन भाषा का, इसका मतलब होता है शरीर को हिला कर, मतलब कि शरीर को क्या कर देना, हिला देना, या शरीर को क्या कर देना, उत्तेजित कर देना, बहुत ज़्यादा उत्तेजना प्रदान कर देना, ऊर्जा दे देना। तो इस प्रकार से तो संवेग मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं कि संवेग शरीर को हिला देने या उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया होती है। आप आगे लिख सकते हैं कि संवेग जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और संवेग की बात की जाए तो संवेग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब संवेग की परिभाषा पूछी गई, इसमें आप लिख सकते हैं एक व्यक्ति हैं जेम्स ड्रेबर। जेम्स ड्रेबर मतलब कि संवेग क्या होता है, जैसे कि फीलिंग्स जो आपके अंदर होती है, इमोशंस जो आपको डोंट टच डोंट सीन, आपको ना दिखाई पड़ते ना तो आप उसको छू सकते हैं, उसी को इमोशन कहते थे। प्यार हो गया आपका, हेट हो गया, मतलब कि लव हेट, और उसके बाद में आपका खुशी, और ये सब तमाम सारी चीज़ें, ये सब इमोशंस होते हैं अंदर के, ठीक है, फीलिंग्स जिसको आप कहते हैं। तो वही आगे समझते हैं। तो संवेग की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति हैं, जेम्स ड्रेबर। और जेम्स ड्रेबर महोदय संवेग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखिएगा, सभी लोग परिभाषा लिखेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और इस परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा। जेम्स ड्रेबर की कौन सी परिभाषा है कि जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि संवेग जो होता है, संवेग शरीर की जटिल अवस्था होती है। क्या कहा, संवेग शरीर की जटिल अवस्था होती है। क्या बताया, संवेग शरीर की जटिल अवस्था होती, जिसमें क्या होता है, जिसमें सांस लेने, नाड़ी, ग्रंथियां, मानसिक दशा, उत्तेजना, अवरोध, इन सभी का क्या होता है, हमको अनुभूति होती है, और इसी अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियां निर्धारित व्यवहार करने लगती हैं। और यही कारण होता है कि संवेग अर्थात जो आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं वो जगती हैं, बाहर निकलती हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम संवेग कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति हैं आई जनेक और उनके साथी महोदय ने बताया, तमाम सारे साथी थे, और उन्होंने बताया, आई जनेक महोदय ने क्या कहा कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि संवेग वह जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ या प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें बड़े स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें व्यक्ति का व्यवहार यानी अप्रोच जो होता है वो क्या हो जाता है, अप्रोच जो होता है उसकी मतलब कि उसके व्यवहार की ओर या अप्रोच की ओर संगठित हो जाता है, तथा अनुभूति, आकर्षण या प्रतिकर्षण की सूचना देता है। संवेग, आप समझ गए संवेग क्या होता है, मतलब आपके अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे आपके शरीर में कोई परिवर्तन हो, आपके मानसिक स्वभाव में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के परिवर्तनों को किस क्यों होते हैं, तो उसी को हम संवेग कहते हैं। ठीक, संवेग की आपसे विशेषता पूछ सकता है एग्जाम्स में। संवेग की विशेषता सुन लीजिएगा। पहली विशेषता होती है संवेग की कि बालकों के संवेग जो होते हैं कैसे होते हैं, आपसे पूछे संवेग की कोई 5 विशेषताएं बताइए या 3 विशेषताएं पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो संवेग की बात की जाए तो पहली बात है कि बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। जो भी संवेग उत्पन्न हुआ हो वह देर तक बालकों में नहीं चलता है। इसे उदाहरण के लिए बात की जाए तो आंसुओं के साथ रोता हुआ बालक दूसरे पल में हंसने लगता है, तुरंत कभी हंसता है कभी रोता है। तो ये बालक क्या होते हैं, बालकों में संवेग क्षणिक होते हैं, जबकि जो युवक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनमें संवेग जो होते हैं दीर्घकालिक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरा इसकी विशेषता संवेग की होती है, और खासकर बालकों में संवेग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बालक मतलब बाल विकास पढ़ रहे हैं, हम बड़ों लोगों के संवेग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बाल विकास के अर्थात बालकों के संवेग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए बालकों में बात की जाए, संवेगों की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है बालकों में वो अधिक होती है। संवेगों की इंटेंसिटी इसमें तीव्र होती है, अधिक होती है, और ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता छोटे बच्चों का,
और वो हाथ पैर पटकने लगते हैं, तुरंत तुरंत रोएंगे, तुरंत हंसेंगे, तुरंत जो है चिड़चिड़ाएंगे, कई प्रकार की चीज़ें करेंगे, तो ये होता है। तीसरी बात क्या होती है भाई, बालकों में संवेगों की आवृत्ति जो होती जल्दी जल्दी होती है, तुरंत हंसेंगे, तुरंत रोएंगे, मतलब इस प्रकार तुरंत एक के बाद दूसरा संवेग, तीसरा संवेग, चौथा संवेग, इस प्रकार से। चौथी बात इसकी विशेषता है कि आयु वृद्धि के साथ साथ बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति के जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में परिवर्तन आने लगता है, मतलब जैसे जैसे बालक बड़ा होगा उसके संवेग में परिवर्तन भी मूलचूल रूप से आते रहेंगे। ओके, पांचवा जो विशेषता होती है संवेग की, कौन सी होती है, बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति उनके मुख पर प्रकट होने लगती है तथा वे बेचैनी उनको होने लगेगी, वो रोने लगेंगे, कभी कभी चिल्लाएंगे और नाखून अपना काटेंगे, अंगूठा चूसेंगे, तुतलाएंगे, ये तमाम सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये संवेग की ही प्रक्रियाएं हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संवेग के बारे में आपके समझ में आ गई बातें, संवेग क्या होता है। निश्चित तौर पर आपसे संवेग के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव पूछे, मतलब चाहे लिखित पूछे, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे, चाहे तिलक उत्तरीय पूछे, कोई भी प्रश्न पूछे आप आसानी से बता देंगे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि खेल से आप क्या समझते हैं, खेल क्या होता है, खेल से आप क्या समझते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लगा, खेल से आप क्या समझते हैं। क्योंकि बात की जाए खेल की तो खेल भी एक प्रकार से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। खेल से बच्चों का एक प्रकार से मेंटल और शारीरिक तमाम प्रकार की जो रिहर्सल होता है वो हो जाता है, उसके शारीरिक कार्य भी हो जाता है और मानसिक कार्य भी हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार खेल होता क्या है। आपसे प्रश्न पूछा गया क्या कि खेल से आप क्या समझते हैं। तो खेल जो होता है आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि खेल जो होता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें अनुकरण तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण होता है। अनुकरण माने होता है कि आप किसी दूसरे को देखें कि फलाने व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आप भी वैसा करने लगो, तो ये अनुकरण होता है। रचनात्मक प्रवृत्ति मतलब कि कभी ये करना है कभी वो करना है, तो ये चीज़ होती है। तो ये सभी चीज़ों का सम्मिश्रण होता है खेल। खेल की बात की जाए तो मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली एक क्रिया होती है खेल, जो कि उसके मानसिक द्वंद्व को मिटाती है, जो उसके अंतर्मन में तमाम सारी चीज़ चल रही है। अगर कोई व्यक्ति खेल लेता है, आप टेंशन में हो और आप कोई खेल खेल लो तो आपके मानसिक और शारीरिक आपकी दोनों फुर्ती तीव्रता हो जाएगी उसमें, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, रिलीफ फील करेंगे अपने आप को। तो मानसिक द्वंद्व को मिटाती है कौन, खेल, और उसके जीवन की प्रेरणा देने का कार्य भी खेल करता है। खेल ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है। खेल पूर्ण स्वयं से क्या होता है, खेल पूर्ण स्वयं से स्वयं के लिए खेली जाने वाली प्रक्रिया होती है और जिसके पीछे कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है, कि किसी उद्देश्य से कोई व्यक्ति खेलता नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए कभी कभी लोग खेलते हैं, लेकिन वो भी कोई उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य नहीं होता। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग अपने मानसिक अंतर्द्वंद्व को नहीं जानते कि हम खेलेंगे तो ये दूर होगा, लेकिन वो खेलते हैं, उनका मानसिक अंतर्द्वंद्व जो होता है समाप्त हो जाता है। ठीक, वहीं खेल की बात की जाए तो खेल के बारे में परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी है, जैसे कि एक व्यक्ति है हरलॉक महोदय कहते हैं खेल की परिभाषा को देते हुए कि खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति का व्यय होता है। क्या, खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति अर्थात कम ऊर्जा का व्यय होता है। खेल में लक्ष्य अधिक स्पष्ट होते हैं और कार्य में आपका लक्ष्य कम स्पष्ट होगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको जो करना चाह रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो खेल होता है उनमें लक्ष्य आपका सुस्पष्ट होता है कि आपको एक तो जीतना है या तो हारना है। ठीक, ये बात होती है। खेल में क्या होता है, खेल में क्या होता है भाई, खेल में क्या होता है, तो खेल में क्या होता है, खेल में लक्ष्य जो होते हैं अधिक स्पष्ट होते हैं और कार्य में जो है कम स्पष्ट होते हैं। खेल से क्या होता है, बालक को कार्य करने की अपेक्षा अधिक संतोष प्राप्त होता है। बच्चे को अगर आप कहोगे कि कार्य कर लो, कोई काम कर लो, तो काम करना कम पसंद करेगा और खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। तो यही बात होती है कि खेल जो होता है वो क्या करता है भाई, खेल जो होता है वो अधिक स्पष्ट होता है उसका लक्ष्य, जबकि जो कार्य होता है, तो जो कार्य होता है उसका जो चीज मतलब कि लक्ष्य होता है स्पष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ बच्चे को कार्य करने में कम रुचि होती है और खेलने में ज़्यादा रुचि होती है। ये बात भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक, एक व्यक्ति हैं वो कहते हैं रास महोदय क्या कहते हैं भाई, रास महोदय कहते हैं, ये परिभाषा हमने बताई थी, हरलाक महोदय ने कही थी। हरलाक क्या कहते हैं कि खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति का व्यय होता है, खेल में लक्ष्य अधिक स्पष्ट होते हैं और कार्य में कम स्पष्ट होते हैं। खेल से बालक को कार्य करने की अपेक्षा अधिक संतोष प्राप्त होता है। ये बात किसने बताई, हरलाक महोदय बताई। ठीक, रास महोदय कहते हैं भाई, रास महोदय क्या कहते हैं कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना होता है।
क्या कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में बात की जाए तो खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित होता है। क्या? खेल में वो अपनी इच्छा पर आश्रित होता है, खेल अपनी इच्छा से करता है, लेकिन जो काम होता है वो दूसरों की इच्छा से करता है, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, अपने बड़े बुजुर्गों के कार्य मतलब कि जो है लिए करता है। तो कार्य जो होता है वो किसी के कहने पर करता है, लेकिन खेल बच्चा जो होता है स्वयं खेलता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि एक व्यक्ति है, उनका नाम है जो है बैलेंटीन। बैलेंटीन महोदय कहते हैं खेल की परिभाषा को देते हुए कि खेल कार्य में एक प्रकार मनोरंजन है। क्या? खेल जो होता है कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। ये बात आप ध्यान रखें। मतलब कार्य भी, खेल में आप कार्य भी कर रहे हो, काम हो रहा है, लेकिन वैसा काम कोई अच्छा कार्य मतलब कि वो कार्य किसी के लिए अच्छा नहीं, मतलब कि अच्छा कहने का मतलब ये है कि समाज की दृष्टि से वो कोई कार्य नहीं है खेल, लेकिन खेल रहे हैं तो भी आप एक क्रिया ही कर रहे हैं ना, और क्रिया करने को ही कार्य कहा जाता है, क्रिया के द्वारा ही कार्य संपन्न होते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरे ये है कि बैलेंटीन महोदय कहते हैं कि खेल जो होता है कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन होता है, कार्य करते करते आपका मनोरंजन हो जाता है, यही आपका क्या होता है? खेल होता है। यही बात बताई किसने? बैलेंटीन महोदय ने। ठीक है, किसने बताई? बैलेंटीन महोदय ने बताई। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। ऊर्जान्वित होकर के पढ़ें, हमेशा से ऊर्जा से भरे होकर के पढ़ें, ताकि आपको कभी ऐसा मन न महसूस हो कि आप जो है पढ़ाई अपने खुद के लिए नहीं किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने माता पिता के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अपने घर वालों के लिए पढ़ रहा हूँ या इसी प्रकार से तमाम सारी बातें। तो इसको भ्रम अपना दूर कर लीजिएगा। अपने लिए आप पढ़ रहे हो, ना कि किसी दूसरे के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक विद्वान ने खास करके ही कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र जो होगा आपका, अगर सुपुत्र होगा, अच्छा होगा तो वो धन कमा लेगा। अगर वो व्यक्ति जो आपका पुत्र होगा वो कुपुत्र होगा, अर्थात अच्छा नहीं होगा, बेकार होगा, तो मांस मदिरा सेवन कर करके इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जो है गलत कृत्य कर करके वो क्या कर देगा? आपका सारी धन संपदा जो आपने कमाई है वो नष्ट कर देगा। इस प्रकार से ना तो आपको कुछ कमाने की ज़रूरत है और ना तो आपकी कुछ ज़्यादा जो है एक प्रकार से नहीं कमाने की ज़रूरत है। आप बस आप अपना इतना कमाएं कि आप अपने हिसाब से करें और अपने हिसाब से पढ़ें। तो ये बात है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप जब ये सोच करके पढ़ेंगे कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं तो आप अच्छा पढ़ेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वैलेंटीन महोदय कहते हैं कि कार्य क्या होता है? खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन होता है। तो इसीलिए बच्चा खेल अपने लिए करता है, बच्चा खेल अपने लिए करता है, लेकिन कार्य दूसरे के लिए करता है। इसीलिए कार्य करने में उसका मन कम लगता है और खेलने में मन ज़्यादा लगता है। मनोवैज्ञानिक फैक्ट यहाँ पर यह है कि जब किसी कार्य को आप अपने मन से करेंगे, अपने लिए करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। जब किसी दूसरे के लिए करेंगे, किसी दूसरे पर आश्रित होकर करेंगे तो वह कार्य आपका अच्छा नहीं होगा। ये बात आप मान करके चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो खेल आपके समझ में आ गया। एक व्यक्ति और है थॉमसन। थॉमसन महोदय की परिभाषा देख लीजिएगा। थॉमसन महोदय कहते हैं खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति होती। सिंपल सी परिभाषा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व के लक्षणों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व के लक्षणों का वर्णन कीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है परीक्षा में प्रश्न। ठीक है, व्यक्तित्व के लक्षणों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। बात की जाए व्यक्तित्व की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं आलपोर्ट। आलपोर्ट महोदय कहते हैं पर्सनालिटी और व्यक्तित्व ये एक ही बात होती है। पर्सनालिटी अंग्रेजी में, व्यक्तित्व हिंदी में। अब आपको बता दें कि जो पर्सनालिटी होती खास करके अब आजकल के वर्तमान में पर्सनालिटी का मतलब होता है कि कोनो बढ़िया जिम करके कोई जो है शरीर बना ले, अच्छा कोई लड़का हो तो, या फिर कोई लड़की हो अच्छी जिम कर ले और फिटनेस उसका सही हो, तो वही उसका एक प्रकार समझिए कि पर्सनालिटी हो गई। पर्सनालिटी केवल बाह्य नहीं होती है, पर्सनालिटी आंतरिक होती है। केवल शारीरिक पर्सनालिटी नहीं होती, पर्सनालिटी मानसिक भी होती है, पर्सनालिटी आत्मिक भी होती है, पर्सनालिटी अंदर भी होती है, पर्सनालिटी बाहर भी होती है। केवल आप एक पर्सनालिटी जानते हो, केवल शरीर की बनावट। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उसकी कद काठी ठीक ठाक है, उसकी गढ़नपात अच्छी है, तो वो उसकी पर्सनालिटी ठीक है? नहीं, वो पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर उस माइंड में किस ज्ञान का जो भंडार है वो किस प्रकार का है, उसका चरित्र कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी बोलने की शैली कैसी है, उसकी उठने बैठने की शैली, उसके व्यवहार की शैली क्या है, ये सब उसके व्यक्तित्व होते हैं। साथ ही साथ उसके शारीरिक व्यक्तित्व भी होता है। तो शरीर और आंतरिक रूप से, बाह्य और आंतरिक रूप से दोनों तरीके से जो व्यक्ति निर्मल होता है उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। ठीक,
तो व्यक्तित्व आज के मतलब समझ गए व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी इसको कहते हैं, बहुत बड़ा पर्सनालिटी, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, अरे वाह भाई मज़ा आ गया देख करके, तो वो पर्सनालिटी नहीं होती है। ठीक है, पर्सनालिटी होती है लेकिन पर्सनालिटी का एक मात्र भाग होता है, एक इकाई होती है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस तो बाद में आता है। ठीक, चलिए व्यक्तित्व के लक्षणों का वर्णन कीजिए भाई। व्यक्तित्व का लक्षण क्या क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है। अल्पोर्ट महोदय कहते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा को देते हुए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक संस्थाओं का, क्या, मनोशारीरिक मतलब कि मन का भी शरीर का भी उन्हीं संस्थाओं का गयात्मक संगठन होता है। गयात्मक मतलब उसमें एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा विकास होता रहे, उसी को गयात्मक कहते हैं। तो गयात्मक संगठन होता है जो उस व्यक्ति के वातावरण के प्रति विलक्षण समायोजन को निर्धारित करता है, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं, अल्पोर्ट कहते हैं। जबकि एक व्यक्ति है मन, मन भी बड़े अच्छे मनोविज्ञान शास्त्री, मनोविश्लेषणवादी मतलब कि एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक हैं मन महोदय। और मन की बात की जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी परिभाषाएं देते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ को देनी हो तो कहते हैं मन महोदय अपने मन की बात को कहते हुए कहते हैं कि भैया व्यक्तित्व की परिभाषा जो है उस अति विशेषता पूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचियां उसकी कैसी हैं, अभिवृत्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं, प्रवीणताएं, इन सभी को सम्मिलित करते हैं कि आखिरकार व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है, क्या प्रवीणता है, क्या क्षमता है, उसके अंदर क्या अभिवृत्ति है, उसकी क्या रुचि है, कैसा ढंग है व्यवहार का, उसकी संरचना कैसी है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व में। तो व्यक्तित्व यही सब चीज़ें होती हैं, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। समझ गई बातें, समझ में आ गई बातें सभी को, सभी दोस्तों को, हमारे सभी भाइयों बहनों को, सभी हमारे छात्र छात्राओं को बातें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सभी दोस्तों के पास वीडियो को अपने शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिए कि अब आपकी क्लास जो है अव्वल दर्जे की शुक्ला स्टडी पॉइंट पर चल रही है। आप लोग अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके ले सकते हैं और आप इसी प्रकार से, और इस पर बताए गए जो मॉडल पेपर होते हैं उनसे सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास की अवस्थाएं बताइए। सामाजिक विकास की अवस्थाएं बताइए, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक विकास की अवस्थाएं पूछा जा रहा है। सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई? सामाजिक विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। सामाजिक विकास की बात की जाए तो एक अवस्था होती है भाई, कौन सी अवस्था? सामाजिक विकास की बात की जाए तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन और भी अवस्थाएं आप देख सकते हैं सामाजिक विकास की। ठीक है, सामाजिक विकास जो है विकास की बात की जाए तो जन्म से लेकर के और किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से जो है इसका विकास होता है, सामाजिक विकास। इसमें आप मुख्य रूप से बात की जाए तो 4 विशेषताएं देख सकते हैं। पहली विशेषता कौन सी? पहला जो एक प्रकार से विकास कौन सा है, जो अवस्थाएं होती विकास की, पहली अवस्था शैशवावस्था में क्या होता है भाई? शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास होता है और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तमाम प्रकार के विकास होते हैं। बच्चे में इमोशन डेवलप होते हैं, बच्चे का शरीर बढ़ता है, बच्चे का मन बढ़ता है, बच्चे की बुद्धि बढ़ती है, तमाम प्रकार का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक विकास की अवस्थाएं पूछी गई तो पहला लिखेंगे आप क्या कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तीसरा लिखेंगे क्या भाई? उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बच्चे का। चौथा क्या लिखेंगे? किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं बच्चे की सामाजिक विकास की। तो अलग अलग विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और किस उम्र में आपकी बात की जाए, जैसे कि उम्र की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को हम जो है शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है इसमें, उसको शारीरिक विकास भी बोल सकते हैं। और बाकी दूसरी प्रकार की जो अवस्था होती है 2 साल से लेकर के 11 साल के बीच तक होती है। इस विकास की गति जो होती है पहले से कुछ धीमी हो जाती है। और तीसरी जो अवस्था होती है 11 से लेकर के 16 साल तक होती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस अवस्था में क्या होता है? विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। और 16 से लेकर के जो है परिपक्वता अवस्था तक की बात की है तो शारीरिक विकास की गति क्या होती है? धीमी होती है। तो शारीरिक विकास की भी कई अवस्थाएं होती हैं, मानसिक विकास की अवस्थाएं होती हैं, सामाजिक विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो तमाम प्रकार की जो है अवस्थाएं होती हैं। अब अवस्थाओं को किसी दिन हम विस्तार से हर एक अवस्था के बारे में आपको समझा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं आपको सामाजिक विकास और ये सब विकास जो होते हैं इनको लेकर के हमने आपको कई बार बताया भी है। एक 2021 का मेरा मॉडल पेपर पड़ा होगा, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बारे मतलब उसमें भी हमने इस विकास के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके, आपका डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें विकास की तमाम सारी अवस्थाओं के बारे में आप जान सकेंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें? तो विकास क्या होता है, कैसे कैसे विकास होता है बच्चे का, वो सभी विकास के बारे में हमने उसमें बताया है आपको। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और ही मुद्दों को समझे भाई।
जिससे कि आपका तमाम सारा विकास होता है। ठीक है, तो उसका इससे शारीरिक विकास में हम देखेंगे आकार बढ़ता है, शारीरिक अनुपात बढ़ता है, वृद्धि होती मांसपेशियों में, तमाम प्रकार की। बौद्धिक विकास में भाषा का विकास हो गया, अद्भुत प्रश्नों करने की क्षमता होती है, विचार शक्ति विकास हो गया, उसमें ज्ञानेंद्रियाँ बढ़ती हैं, उसकी कल्पना में वास्तविकता का रंग आने लगता है, धारणाओं का विकास होता है, रुचियों का विकास होता है, संवेगात्मक विकास में क्या होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, और टोली आयु की बात की है तो टोली आयु क्या कहा जाता है भाई? टोली आयु किसे कहा जाता है? तो 6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा छोटे छोटे दलों में चलता रहता है और उसे ही मतलब कि अपने साथी को चुनता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में झुंड में चलता है, तो उसी को टोली एज कहा जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। तो ये तमाम प्रकार के विकास होते हैं, हम किसी दिन चर्चा कर लेंगे। आपको बता दें कि विकास जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इनकी कई अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये तमाम प्रकार की। ओके, तो ये आप आसानी से लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे हम बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न सामाजिक विकास तो हो गया, आपकी अवस्थाएं। अगला प्रश्न है कि किस उम्र में कितने अस्थायी दांत निकलते हैं? किस उम्र में कितने अस्थायी दांत निकलते हैं? तो किस उम्र में कितने अस्थायी दांत निकलते हैं, इसको लेकर के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे भाई? तो पहले लिखेंगे कि 6 वर्ष की उम्र में 1 से 2 अस्थायी दांत निकलते हैं। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो 1 से 2 अस्थायी दांत निकलते हैं। 8 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 10 से 12 अस्थायी दांत निकल आते हैं। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसके में 14 से 16 दांत अस्थायी दांत निकल आते हैं, मतलब पत्थर के दांत जिसको आप कहते हैं। जब बच्चा 12 साल का हो जाता है मेरे भाई तो 24 से 26 अस्थायी दांत उसके निकल आते हैं। और जब बच्चा 13 साल का हो जाएगा तो 27 से 28 दांत उसके निकल आएंगे। और जब बच्चा 14 से लेकर के 25 साल के बीच में होगा तो इसी के बीच में उसके शेष दांत निकल आते हैं, अर्थात उसके अक्ल दाढ़ निकल आती है। जो पूरा का पूरा कहते हैं ना कि जब अगर तुम्हारे मुंह में 32 दांत है तो आकर के हमसे मिल लियो, कि अगर 32 दांत हो तब बोले हमसे कोनो बात। इस प्रकार से आप देखते नहीं कि गांव वगैरह में कभी कभी होता है कि 32 दांत हो तो आज हमसे निपट ली हो, तो वही चीज़ होता है कि 32 दांत जो होता है वो मनुष्य में होता है। तो ये 14 से 28 मतलब 14 से 25 साल की उम्र के आसपास जो है 32 दांत निकलते हैं। ओके, पूरी के पूरी। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई? अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि अस्थायी दांत ठीक से निकलने के क्या कारण होते हैं, अगर मतलब कि अस्थायी दांत सही से बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को नहीं निकलते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। जैसे कि पहली बात यह है कि अगर बच्चा जो है मुंह में मतलब कि बच्चे अगर मुंह से सांस लेते हैं तो अस्थायी दांत निकलने में उसकी एक प्रकार से क्या होती है, देर लगती है, कम निकलते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या होता है कि अगर बच्चा अंगूठा चूसेगा तो भी दांत कम निकलेंगे उसके। ठीक है, तीसरी बात मतलब बात देर में निकलेंगे। और तीसरी बात ये कि जीभ अगर काटता है बच्चा तो भी उससे होता है। चौथी बात यह है कि ऊपर नीचे के दांतों के आकार तथा वृद्धि में अंतर जो है होने लगता है, तो इससे भी अस्थायी दांतों की संख्या निकल। पांचवी चीज़ क्या है कि जो दोनों जबड़ों का विकास एक सा नहीं होता है, तब क्या होता है, अस्थायी दांतों के निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बौद्धिक विशेषताएं बताइए। प्रतिभावान बालक की बौद्धिक विशेषताएं बताइए। प्रतिभावान बालक की बौद्धिक विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिभावान बालक कौन होते हैं भाई? प्रतिभावान बालक यानी विशिष्ट बालक, जिनको आप कहते हैं प्रतिभावान बालक की बात की जाए तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभावान बालक। तो प्रतिभावान बालक की बात की जाए तो इनकी विशेषताएं कौन सी पूछी गई? बौद्धिक विशेषताएं। तो प्रतिभावान की बालक की बौद्धिक विशेषताएं सुनिए। पहली विशेषता ये होती है कि प्रतिभावान जो बालक होते हैं मानसिक रूप से सामान्य बालक से क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे कि ऐसे बालक यानी प्रतिभाशाली जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनमें ज्ञान की जिज्ञासा, मौलिकता, दृढ़ इच्छा, माधुर्य की भावना और सामान्य बुद्धि जो होती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तीसरा इसकी विशेषता ये होती है प्रतिभावान बालकों की कि जो है प्रतिभावान बालकों में तर्क करने की योग्यता जो होती है वो अधिक हो जाती है। ओके, जो चौथी विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों की वो क्या होती है कि इन बालकों में जो अवधान विस्तृति होती है, अर्थात जो अटेंशन स्पैन होता है वो भी इनमें अधिक होता है, जो है एवरेज औसत मतलब कि औसत बच्चों के हिसाब से इनमें ज़्यादा होता है। और पांचवी विशेषता इसकी आप लिख सकते हो कि प्रतिभा जो वान बालक होते हैं उनकी रुचियां जो होती हैं सामान्यीकरण की योग्यताएं भी सामान्य बालकों से अधिक होती हैं, उनकी रुचि जो होती है वो उनसे अलग होती है। ठीक है, ज़्यादा ही होती है। और छठवीं बात इसकी है कि जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो स्कूल में दिया गया कार्य जो है इन सभी में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। और सातवीं बात क्या है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका जो अधिगम होता है, अर्थात सीखने की जो तीव्रता होती है बड़ी तीव्र गति से इनकी होती है और ये आसानी से हर एक मुद्दे को सीख जाते हैं और जो है याद कर लेते हैं।
और जो है 8वीं बात क्या है भाई इसकी कि जो है जो प्रतिभावान बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभावान बालक होते हैं, वो अस्पष्टवादी होते हैं, फुर्तीले होते हैं बहुत ज़्यादा, श्रेष्ठ आत्माभिव्यक्ति इनकी होती है। ठीक। 9वीं बात इसकी ये होती है कि जो प्रतिभावान बालक होते हैं ये अस्पष्ट क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं भाई, ये इनका शब्द भंडार जो होता है विशाल होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक। इनके साथ सामान्य ज्ञान भी सामान्य बालकों से उच्च कोटि का ज्ञान होता है, मतलब कि जनरल नॉलेज भी इनके पास ज़्यादा होता है। ठीक। और 10वीं बात वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मतलब कि प्रतिभावान बालक होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो है अपने बालक की जो कक्षाएं होती हैं उनके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों व अपनी कक्षा की पुस्तकें 1-2 वर्ष पहले ही पढ़ चुके होते हैं, पढ़ने में समर्थ होते हैं, कि अभी जो है 10वीं में गए नहीं कि जो है 9वीं से 10वीं की पुस्तक को पढ़ लिया, तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक। और इनकी और विशेषता आप लिख सकते हैं, 10वीं विशेषता क्या लिख सकते हैं कि जो है प्रतिभावान जो बालक होते हैं ये क्या होते हैं भाई, ये अपना ध्यान अधिक केंद्रित कर सकते हैं, हर किसी मुद्दे पर ये ध्यान केंद्रित ज़्यादा कर सकते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा। तो ये प्रतिभावान बालक की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हो गई, हमने आपको बता दिया। ओके। प्रतिभावान बालक की जो है संवेगात्मक विशेषताएं आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, तो प्रतिभावान बालक होते हैं उनमें संवेगात्मक रूप से प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी बालक की बात की तो उनमें संवेग जो होते हैं स्थिर होते हैं और समायोजित होते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, नए लोगों के साथ नए स्थानों पर नई स्थितियों में ये बालक शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं कि हाँ कैसे कहाँ पर रहना है, कैसे कैसे बोलना है। ठीक। ये चरित्र और व्यक्तित्व आमतौर पर दूसरे बालकों से इनका श्रेष्ठ होता है और सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। ठीक। ये प्रतिभावान बालक, तो इसकी जो है संवेगात्मक विशेषताएं थी। इसकी शारीरिक विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की क्या होती हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, शरीर से कैसे दिखते हैं, तो प्रतिभावान बालक शारीरिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं, जैसे कि उनका कद, भार, उनकी सामान्य शारीरिक जो विकास होता है वो उनसे अधिक होता है। दूसरी बात क्या होती है कि वरिष्ठ बुद्धि वाले बालकों में शारीरिक दोष भी बहुत कम होते हैं, मतलब वो ठीक ठाक होते हैं। और तीसरी बात क्या होती है भाई कि टर्मन और बिटी महोदय ने प्रतिभावान बालकों और उनके माता पिता के स्वास्थ्य के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनके माता पिता सामान्य बालकों और उनके माता पिता से स्वास्थ्य से बेहतर स्वास्थ्य वाले होते हैं, जन्म के समय सामान्य बालकों से भारी होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब कि उनके माता पिता का भी उनमें गुण आता है और जो है और भी इनका जो है चीज़ें होती हैं। चौथा, आप इसकी शारीरिक विशेषताएं बता सकते हैं प्रतिभावान बालकों की कि इनमें क्या होता है कि ज्ञान इंद्रियां तीव्र होती हैं। ठीक है। और प्रतिभावान बालकों में किशोरावस्था के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं, जल्दी दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 9वां नंबर प्रश्न है कि शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास को समझाइए। शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास को समझाइए। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में आपसे पूछा गया प्रश्न कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इसको समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है भाई, समझते हैं। तो बात की जाए बालक की संवेग, तो हमने बता ही दिया था क्या होता है। ठीक। तो बालक में जन्म से ही संवेगात्मक अनुभव आरंभ हो जाते हैं। 3 माह तक क्या होता है बालकों में, क्या होता है भाई, शैशवावस्था में 3 महीने तक अगर बालक होता है तो 3 माह तक शिशु के संवेगों को नाम दिया जाना असंभव होता है। ठीक। क्योंकि उसमें हम लोग पता नहीं पाते कि कौन सा संवेग उसके मन में चल रहा है। ठीक। इस अवस्था में शिशु अपनी उत्तेजित क्रियाओं द्वारा ही संवेग का रूप प्रदर्शित करता है। शिशु जन्म के 3 महीने के पश्चात जो होता है वो कष्ट का और आनंद का अनुभव करने लगता है। ठीक है। तो ये संवेग होते हैं, कष्ट और आनंद का जो अनुभव करता है बच्चा 3 महीने के बाद में, वो उसका संवेग होता है। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है मेरे भाई, तो क्या होता है 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो जो है उसमें क्या हो जाता है, भय, उसको डर लगेगा, उसको क्रोध भी आता है, बच्चे को जो है गुस्सा आती है। वो मतलब कि आप देखें नाखून से जो है एक प्रकार से आप देखेंगे किसी को जो है क्या झपटने लगता है, नोचने लगता है, तो ये चीज़ होती है। तो 6 महीने तक क्या होता है बच्चे में भय का माहौल बन जाता है, भय उसके अंदर भय संवेग हो जाता है, क्रोध की संवेग जो है उसके अंदर आ जाता है, घृणा भी वो करने लगता है। तो ये तमाम सारे संवेग दिखलाई पड़ने लगते हैं हमको 6 महीने के अंदर। और जब बच्चा लगभग और बात की जाए 12 महीने या 1 साल का हो जाता है तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है भाई, उत्साह की भावना आती है, प्रेम का संवेग उसके अंदर दिखाई पड़ने लगता है। और जब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसमें शिशु ईर्ष्या के संवेगों को देखा जा सकता है। मतलब कि जैसे कि जब 1.5 साल का बालक हो जाएगा तो आप कौन खिलौना मान लेते हैं, आपके घर में 2 बालक हैं, तो आप अगर एक खिलौना लाए हो और एक बालक को दे दिया तो दूसरा बालक जो होगा वो खिलौना दौड़ करके छोड़ेगा, मतलब कि हमको भी खिलौना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप कहेंगे कि हाँ माता जी हैं आपकी, मान लेते हैं,
और दूसरी बच्चे की माता जी मतलब कि दूसरे अलग बैठी हैं, तो अगर वो दूसरे बच्चे को उठा करके अपना दूध पिलाने लगेंगी तो दूसरा बालक तुरंत आएगा उस बच्चे को मारने लगेगा। आप देखेंगे कि किसी बच्चे का खिलौना अगर रखा हुआ है और उसको किसी दूसरे बच्चे ने छू लिया तो तुरंत आएगा उसको पटकने लगेगा, उसको से लड़ने लगेगा। तो ये होता है उसके अंदर मतलब कि ईर्ष्या की भावना, दूसरे शिशुओं के प्रति ईर्ष्या की भावना 1.5 साल के अंदर बच्चे के अंदर आने लगती है। तो ये इसका संवेग होगा। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए बाल्यावस्था में संवेग कैसे कैसे विकास होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को समझाइए, तो क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक को प्रत्येक कार्य में आनंद की अनुभूति होती है। बाल्यावस्था में बालक में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था में अपने साथियों के साथ खेलते समय बालक में द्वेष, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, अधिकार की भावना, इन तमाम प्रकार के संवेग जगते हैं। बाल्यावस्था में ही बालक में सृजनशीलता का भी विकास होता है। ये तमाम सारी चीज़ें ओके। जबकि बात की है किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होते हैं। किशोरावस्था में ना तो बालक बालक ही रहता है और ना ही वह पूर्ण रूप से प्रौढ़ होता है। इस अवस्था में किशोरावस्था में बालक के समकक्ष कई संवेगात्मक समस्याएं आती हैं और इस अवस्था में संवेगात्मक विकास की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है किशोरावस्था में बालक को ओके। इस अवस्था में मतलब किशोरावस्था में बालक में प्रेम की भावना, दया की भावना, सेवा की भावना, सहिष्णुता की भावना, ये तमाम प्रकार के मानवीय गुण उत्पन्न जो है किए जाते हैं। और इस अवस्था में संवेगों को उचित दिशा मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर इस दिशा में इस समय में बच्चे को उचित दिशा और दशा नहीं दी गई तो बच्चा बहुत दिक्कत में मतलब कि बच्चा बहुत बेकार हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अन्यथा बच्चा क्या बन जाएगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा। संवेगों को उचित दिशा मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, दिक्कत में आ सकता है। बच्चे अलग तरीके से बच्चे बाल मतलब कि एक प्रकार से बाल अपराधी हो सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें ओके। तो अनुकूल परिस्थितियां बालक को आशावादी, सामाजिक तथा बहुमुखी बना सकती हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, अगर विपरीत परिस्थिति बच्चे की मिली तो बालक को निराशावादी और अंतर्मुखी बना सकती है, जो कि कई जो है चीज़ों को कारण बन सकती हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपके। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, क्रियात्मक विकास के क्या महत्व हैं। क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है समझाने का प्रयास करेंगे। क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है, तो पहला महत्व ये है भाई, क्रियात्मक विकास का पहला महत्व क्या है कि शारीरिक विकास की पूर्णता हेतु क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक, दूसरी विशेषता क्या होती है, मानसिक विकास में भी क्रियात्मक विकास सहयोगी भूमिका निभाता है। तीसरी बात क्या है कि सामाजिक विकास का श्रेय तथा उसमें समायोजन में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथी बात क्या होती है कि संवेगात्मक व्यवहार के निर्धारण में क्या होता है, क्रियात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं पांचवी बात की जाए, खेल कूद, मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद में भी क्या होता है, इनका महत्व स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। और छठवीं इसकी बात होती है क्रियात्मक विकास के महत्व की, तो छठवीं बात यह है कि क्रियात्मक विकास से क्या होता है, व्यावसायिक कुशलता या व्यावसायिक सफलता से जुड़ी हुई होती है, इसलिए भी मदद सिद्ध होती है उसमें। ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे ओके। आगे बढ़ा जाए अब, तो ये 10 प्रश्न आपके लघुत्तरीय टाइप के हो गए, जो कि हमने दीर्घोत्तरीय तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो चाहे आपके लघुत्तरीय पूछा जाए चाहे दीर्घोत्तरीय, आप आसानी से कर सकेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने यहाँ पर आप देखिएगा, सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं आपको। और खंडबाद से प्रश्न पूछे गए हैं, 200 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर देने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, देखेंगे मतलब कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि विकास को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकास को परिभाषित कीजिए और मतलब विकास को प्रभावित करने वाले 3 तत्व बताइए। विकास को प्रभावित करने वाले 3 तत्व बताइए। विकास क्या होता है, बाल विकास के बारे में पूछ रहा है कि या फिर विकास के बारे में पूछ रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, खास करके उसको बताएं ओके। तो विकास को कई तत्व प्रभावित करते हैं, आइए हम देख लेते हैं भाई विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो विकास को कौन कौन सी मतलब कि अवस्थाएं पूछेगा, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, तो गर्भावस्था हो गई, प्राकृतिक मतलब प्रारंभिक शैशवावस्था हो गई, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये तमाम सारी अवस्थाएं होती हैं ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आप क्या बताएंगे भाई, पहला कारक क्या होता है, जातीय संस्कृति जो होती है बाल विकास को प्रभावित करती है। आपकी जातीय संस्कृति कैसी है, वो बच्चे पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और आपका जो है प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, जैसे कि भारत की आध्यात्मिक और पाश्चात्य संस्कृति की विशेषता भौतिकता है। इस प्रकार जिस संस्कृति, जिस पर्यावरण में, जिस देश में बालक का विकास होता है, वहाँ की संस्कृति बालक को के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। दूसरा जो है तत्व होता है, कौन सा होता है, बुद्धि, मतलब कि बालक के विकास पर बुद्धि सबसे
अधिक प्रभाव डालती है। और ऐसा भी देखा जाता है मेरे भाई कि कुशाग्र बुद्धि के बालक का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनका विकास जो होता है बहुत धीमी गति से होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो और जो तीसरा जो कारक होता है कौन सा होता है, तीसरा जो तत्व होता है प्रभावित करने वाला विकास को, कौन सा होता है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले तीसरा जो कारक होता है कौन सा है, वर्ण। वर्ण माने होता है कि बात की जाए श्वेत जातियों के बालकों का बौद्धिक विकास जो होता है अपेक्षाकृत अन्य जातियों से अधिक होता है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है, क्योंकि भारतीय साहित्य में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसकी उपलब्धि श्वेत वर्ण वाली जातियों में के साहित्य में बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है। विश्व युद्धों के द्वारा हमारे देश की सेनाओं की धाक जो है विश्व में फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ का ज्ञान जो है इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उसका अगर ये बता दी जाए, और एक लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने पता नहीं क्या करके चले गए थे, उसको आ जाना चाहिए भारत में। अगर देखे कि भारत की ज्ञान समृद्धि क्या है, उसको एक गीता किताब दे दी जाए, उसका वो जो है व्याकरणिक अनुवाद नहीं कर पाएगा सही तरीके से। ओके, और तो बात ही छोड़ दो। ठीक, और उसने क्या बोला था, लॉर्ड मैकाले ने क्या बोला था, भारतीयों के लिए बोला था कि पूरे के पूरे जो है भारतीय साहित्य में या पूरे के पूरे जो है दक्षिण में जितने मतलब कि जितने भी आपके पूर्वी और दक्षिण के राजा हैं, उन सभी मतलब कि जितने भी राज्य हैं अफ्रीका और भारत का पूरा मिला लो, उसमें बात की जाए पूरा का पूरा साहित्य को मिला लो, पूरे के पूरे ज्ञान को मिला लो। और जो है यूरोप की किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ और कोई भी जो है पुस्तक उठा लो, उसके एक पुस्तक के बराबर ज्ञान होगा। आज आकर के मिलने जो है भारत में, या पहले भी मिल लेते, वो फर्जी बोल गया था और वो फेमस वहाँ पर जाकर के बकायदे भारत के लोग ऐसे हैं ऐसे नहीं। अब आप मतलब कि वही लोग अब भारत से ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है, और करके दिया दूसरा नंबर प्रश्न है। अब चाहे तो ऊपर वाला प्रश्न करते, अगर ऊपर से मान लेते आपको नहीं पता तो उसके स्थान पर ये प्रश्न कर सकते थे आप कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो विकास की अवस्थाएं हमने आपको बता दी। पहली विशेषता क्या होती है, इसी विकास की बात की जाए तो बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है। अब इसमें आप बताएंगे कि हरलाक महोदय जो है वो विकास की कई अवस्थाएं बताते हैं। हरलाक महोदय पहली अवस्था बताते कौन सी, गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है ये गर्भकाल से 9 महीने की मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। गर्भावस्था में साधारणतः शारीरिक विकास ही होता है। ओके, दूसरी अवस्था जो हरलाक महोदय बताते हैं कौन सी भाई, प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था की बात की जाए तो यह जन्म से लेकर के 14 दिन तक की अवस्था होती है। इसमें बालक को नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। बालक विकास में इन अवस्था को पठार या फिर विश्रामावस्था कहा गया है। मतलब मानव विकास में इस अवस्था को क्या कहा गया, पठार या फिर विश्रामावस्था कहा गया है। इस अवस्था में विकास की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस अवस्था को नवजात अवस्था भी कहा जाता है। तो तीसरी प्रकार की अवस्था हरलाक महोदय कहते हैं वो कौन सी है, उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था की बात की जाए तो इस अवस्था का प्रारंभ 14 दिन से प्रारंभ हो जाता है। बच्चा 14 दिन का हो गया उसके बाद से प्रारंभ होता है और 2 सालों तक जो है ये अवस्था चलती रहती है। और इस अवस्था में शिशु जो होता है दूसरों पर निर्भर रहता है और इस अवस्था में बालक जो होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, जो चौथी अवस्था बताई हरलाक महोदय ने कौन सी भाई, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात की जाए तो ये अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होती है, जन्म के 2 वर्ष के बाद से लेकर के और प्रारंभ होती है और किशोरावस्था तक चलती रहती है। इसे ही बाल्य काल या फिर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक जो होता है अत्यधिक जिज्ञासु होता है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के वो प्रश्न पूछेगा, सभी लोगों को परेशान करेगा कि पप्पा ई का हुए, अम्मा ई का हुए, ऐसे पूछेगा। ई का हुए अम्मा, ई का हुए पिताजी, का हुए मम्मी, का हुए मम्मा, क्या, ये इस प्रकार से पूछेगा। बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, आप परेशान हो जाएंगे एकदम से कि हाँ कितना प्रश्न पूछ रहा है ये, और परेशान क्या आप गुस्सा भी आ जाएगा, जो है आप थप्पड़ भी लगा देंगे उसको। ठीक, चौथी 5वीं जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व माने होता है पहले किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था जो पूर्व किशोरावस्था होती है, यह अवस्था क्या होती भाई, लड़कियों में 11 वर्ष की आयु से और लड़कों में बात की जाए तो 12 वर्ष की आयु के बाद की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था की अवस्था कहलाती है। बुल्हार ने इसको नकारात्मक अवस्था भी माना है। बुल्हार एक जो है विद्वान हैं, वो मनोवैज्ञानिक के श्रेणी में आते हैं, तो उन्होंने कहा क्या कि नकारात्मक अवस्था है जो ये पूर्व किशोरावस्था है। और पूर्व किशोरावस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में लैंगिक विकास तेजी से होता है। इसमें स्त्री और पुरुषों मतलब कि जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियों का विभेद जो होता है स्पष्ट होने लगता है धीरे धीरे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे।
और छठवीं जो अवस्था होती, कौन सी अवस्था है भाई? छठवीं अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था जो है, इसकी बात की जाए तो ये जो है अवस्था 13 साल से प्रारंभ होकर के 16 साल तक जो है चलती रहती है। और प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास खूब तीव्र गति से होता है। जो 7वीं विशेषता होती है वो है कि जो है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था की बात की जाए तो यह अवस्था 17 वर्ष से प्रारंभ होती है और इसकी अवधि 21 साल तक चलती रहती है और यह विकास की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है और इस अवस्था में किशोर यह सीखता है कि समाज में उसे किस प्रकार से समायोजन करना है। इस अवस्था में बात की जाए जो है उत्तर किशोरावस्था में, तो इसके पश्चात बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है और बालक आत्मनिर्भर बनकर के पूर्ण रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो प्रौढ़ावस्था जो होती है इसमें बालक का एक प्रकार से बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी लगभग वहाँ पर समाप्ति हो जाता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी शारीरिक विकास भी लगभग समाप्ति हो जाता है। उसका बौद्धिक विकास मतलब ज्ञान का विकास होता रहता है, बाकी चीज़ों का विकास उसके अंदर संवेगों का विकास हो जाता है, लेकिन कुछ विकास अनुभवों के हिसाब से उसको प्रौढ़ावस्था में ही प्राप्त होते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, 2 प्रश्न के उत्तर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? गर्भवती स्त्री के 3 लक्षण बताइए। गर्भवती स्त्री के 3 लक्षण बताइए। बढ़िया प्रश्न एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? गर्भवती स्त्री के 3 लक्षण बताइए। क्या प्रश्न है? 3 लक्षण आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से बताने का प्रयास करें, फटाफट से बताने का प्रयास करें। वैसे कई चीज़ आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है गर्भावस्था को लेकर के। ठीक, एग्जाम से में आते हैं ऐसे प्रश्न, इसीलिए इसको रखना एक प्रकार से पढ़ा। तो ये जो है किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, आइए हम समझते हैं इसको। तो कई लक्षण होते हैं, हालांकि अब इसको आप अपनी सीरीज में मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा कि बता दिया जाए। चलिए देख लेते हैं भाई, तो थोड़ा सा चलिए देखते हैं। तो गर्भावस्था में क्या होता है? गर्भवती जो स्त्री होती है उसके कई लक्षण होते हैं। कैसे पता लगे कि कोई स्त्री जो है गर्भावस्था में है? इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो उसका मासिक धर्म होता है वो बंद हो जाता है। ठीक, दूसरी बात क्या होती है भाई? पहली बात ये। दूसरी बात क्या होती है? प्रातःकाल उसका जी में चलाने लगेगा। तीसरी बात क्या होती है कि बार बार जो होता है उसको एक प्रकार से बात की जाए तो जो पेशाब आने की मतलब कि जो मूत्र विसर्जन जो होता है उसकी जो है प्रकार से प्रक्रिया बार बार उसको होगी। मतलब कहने का मतलब है कि बार बार पेशाब का होना ये गर्भावस्था का तीसरा लक्षण है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। हमने बता दिया कि 3 लक्षण आपके हो गए। 3 लक्षण क्या हो गए हमने आपको बता दिया, बार बार उसको बोलना उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष अथवा करके दिया गया है कि शैशवावस्था में होने वाली उल्टियों के कारण एवं उपचार लिखिए। जो शैशवावस्था में बार बार उल्टी होती है बच्चों को, वो क्यों होती है और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है? ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है परीक्षा में। तो क्यों बार बार बच्चों की उल्टियाँ होती हैं शैशवावस्था में? जब बच्चे होते हैं आप देखेंगे खास करके जब दूध पिलाओ तुरंत उसके बाद में फिर देखेंगे कि उल्टी हो जाती है। तो उसके क्या कारण होते हैं उल्टियों के और कैसे उसका उपचार किया जा सकता है? तो बच्चों को शैशवावस्था में लगभग बात की जाए तो 5 माह तक उल्टी होती रहती है और एक उल्टी तो पानी के साथ समान होती है और दूसरे प्रकार की उल्टी में गाढ़ा जो है श्लेष्मायुक्त थक्केदार पदार्थ निकलता है जो कि एक प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद होता है, इसमें बदबू भी होती है। तो ये एक प्रकार से बच्चों में उल्टी का एक प्रकार से बात की जाए, जो हमने उल्टी कैसे होती है इसको बता दिया। अब क्या आप लिख सकते हैं इसमें उल्टियों के कारण क्या है भाई? पहला कारण होता है बच्चों में उल्टी का कौन सा? कि भारी वसायुक्त अगर आप भोजन उसको करवा देंगी तो क्या हो जाएगा? बच्चे उल्टी कर देंगे। दूसरी बात क्या होती है? क्योंकि पचा नहीं पाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि बच्चों को दूध पिलाने के बाद पेट दब जाए अगर तो उल्टी हो जाती। क्या? अगर बच्चों को दूध पिला दिया अगर पेट दब गया, धीरे से भी दब गया तो उल्टी हो जाएगी बच्चों की। ठीक है, थोड़ा बहुत निकल जाएगा। तीसरी बात क्या होती है कि पाचन संस्थान अगर कमज़ोर है बच्चे का तो भी उल्टी हो जाएगी। चौथी बात क्या है कि ठोस जो है भोज्य पदार्थों को बिना जो है चबाए अगर बच्चा खा लेता है तो उससे भी उल्टी होने की संभावना अधिक हो जाती है। पांचवी बात क्या है भाई? पांचवा कारण ये है कि पौष्टिक तत्वों की अगर कमी है, पौष्टिक तत्वों की कमी है बच्चे के अंदर तो भी उल्टी हो जाती है। छठवीं इसकी कारण ये है कि आवश्यकता से अधिक अगर बच्चे को खिला दिया जाएगा तो भी उल्टी वो कर देगा। तो ये कारण हो गए। अब उपचार सुन लीजिए। उपचार क्या होता है? उपचार, पहला उपचार इसका कर सकते हैं कि बच्चे को संतुलित भोजन दिया जाए। दूसरा उपचार क्या हो सकता है कि बच्चे को हिसाब से दूध पिलाया जाए तथा दूध पिलाने के बाद में जो है डकार दिलाए ताकि क्या हो जाए कि बच्चे को उल्टी ना आए। तीसरी बात क्या है
कि बच्चे को जन्म जो है घुट्टी रोजाना ही दी जाए। क्या? बच्चे को जन्म घुट्टी रोजाना दी जाए। चौथी बात क्या है कि बच्चे का दूध उबालते समय उसमें सौंफ की जो है पोटली बांध करके डाल दें, जिससे दूध की गंध तथा स्वाद अच्छा हो जाता है, तथा सौंफ जो है हाजमे का भी काम करती, तो इससे कई लाभ हो सकते हैं। तो इससे उल्टी जो होगी कम आएगी बच्चे को। पांचवा चीज़ क्या है भाई कि हींग या काला नमक या फिर सुहागा, इन मतलब हींग, काला नमक और सुहागा तीनों को तवे पर फुला लिया जाए और फुला करके रख लें, और बच्चे को प्रतिदिन 1 चम्मच दूध में मिला दिया जाए इसी को। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे का हाजमा ठीक रहेगा और उल्टी नहीं होगी। ओके, तो ये कई उपचार हो सकते हैं इसके। ये क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। कई प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं कि कई प्रश्न जो है इसको लेकर के होते हैं। आइए हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिशु को लगने वाले रोग निरोधक टीकों को चार्ट बना करके समझाइए। क्या है? शिशु के लगने वाले रोग निरोधक टीकों को चार्ट बना करके समझाइए। प्रश्न क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो चार्ट बना करके कैसे समझाएंगे? रोग निरोधक टीके का चार्ट जो है एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। और विशेष प्रकार के जो संक्रामक रोग हैं, रोगों से शिशु की रक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवा सूचनालय जो नई दिल्ली में है, उसने 1981 में टीकाकरण का निम्नलिखित कार्यक्रम जो है जारी किया। और उस कार्यक्रम को मैं आपको बता रहा हूँ। शिशु की जो मतलब कि बच्चों की आयु एक तरफ आप लिखेंगे और टीका एक तरफ लिखेंगे, वैक्सीन। अब वैक्सीन जो होता है उसको टीका कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पहली बात क्या है, बच्चे को टीका कब कब लगवाना चाहिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात कि जब बच्चा 1 से 3 महीने का होता है, जब बच्चा 1 से 3 महीने का होता है तो उसको BCG का टीका लगाया जाता है। किसका? BCG का टीका। BCG माने होता है राजक्षमा। इसका मतलब इस रोग से BCG का टीका लगवाया जाता है। राजक्षमा रोग से बचाने के लिए इसको BCG का टीका लगवाया जाता है। जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है, जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो उसको DPT का टीका लगाया जाता है। किसका? तो उसको DPT का टीका लगवाया जाता है। DPT माने होता है डिप्थीरिया परब्यूसिस टिटनेस। ये जो होता है इसका टीका लगवाया जाता है। OPV अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह के द्वारा अब इसको पिलाई जाती है। ये इसकी प्रथम खुराक होती है बच्चे की। तो आपको बता दें इसको जो है DPT का टीका लगवाया जाता है। और उसके बाद में OPV अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है इसके मुंह में बच्चे के डाला जाता है। आप देखते होंगे पोलियो पिलाने वाले, तो ये होता है 3 से 4 महीने में। उसके बाद में क्या होता है, जब बच्चा 4 से 5 महीने का हो जाता है तो उसे DPT का द्वितीय खुराक दिया जाता है। ठीक, ये पहले खुराक DPT का पहला खुराक जो है 3 से 4 महीने में दिया जाता है। दूसरा खुराक जो DPT का होता है ये कब दिया जाता है भाई? ये 4 से 5 महीने में दिया जाता है। और DPT के साथ ही साथ आप OPV का भी दूसरा खुराक जो है उसको देते हैं 4 से 5 महीने में। और जब बच्चा 5 से 9 महीने का हो जाता है तो इसके बीच में 5 से 9 महीने के बीच में DPT की तीसरी खुराक बच्चे को दी जाती है। और OPV अर्थात जो पोलियो होता है उसकी भी तीसरी खुराक जो है बच्चे को दी जाती है। और जब बच्चा 9 से 12 महीने के बीच का होता है, तो बच्चा जब 9 से 12 महीने के बीच का होता है तो उसको खसरा का टीका लगवाया जाता है। और जब बच्चा 18 जो है वर्षों तक, बच्चे के 18 वर्षों तक DPT की जो है एक प्रकार से बूस्टर खुराक और OPV की बूस्टर खुराक जो है 18 वर्षों तक दी जाती है। और पांचवी बात की जाए तो जो है अगला बात की जाए, जब बच्चा 18 महीने का हो जाए, 18 वर्ष बोल दिया क्या, 18 महीनों तक क्या हो जाता है, DPT की बूस्टर खुराक और OPV की बूस्टर खुराक दी जाती है 18 जो है महीने के तक। और उसके अंदर बच्चा 5 से 6 वर्ष का होता है उसे डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड इन सभी की खुराक दी जाती है। 11 महीने के अंतर से इसको खुराक दी जाती है। और इसके उपरांत 5 वर्षों में एक बूस्टर खुराक टिटनेस जो है टक्साइड का एक प्रकार से जो है बूस्टर खुराक प्रति 5 वर्ष में लगवाया जाता है। तो ये खुराक के बारे में हमने आपको बता दिया। DPT का जो टीका होता है यह टीका पोलियो ड्रॉप के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, इसमें डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस इन तीनों रोगों से जो है प्रकार से बच्चे की रक्षा होती है। ये बात BCG की बात की जाए तो BCG का जो टीका होता है ये शिशु जन्म के बाद शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगवाया जाता है उसी को BCG का टीका कहा जाता है। जन्म से 24 घंटे के बाद ही टीका लगवा दिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यह टीका जो है दाईं बाह में जो है ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। खास करके आप जब पुराने लोगों को देखेंगे, आप अपने दादा परदादा को, तो उनके जो है बाएं हाथ में लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और करके दिया, अगर ये प्रश्न नहीं पता तो दूसरा प्रश्न कर सकते थे। बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। बालक के प्रश्न क्या है कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से में आ सकते हैं। प्रश्न क्या है कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि बालक के मानसिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं।
बालक के मानसिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। हालांकि इसको हमने एक जो है तो 2-3 तत्व आपको 3 तत्व पहले बताया था। हालांकि अब इसमें समझते हैं कि बालक को प्रभावित करने वाले जो मानसिक एक प्रकार से बालक को मानसिक विकास के मतलब बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, अर्थात कौन कौन से कारक जो होते हैं बालक को प्रभावित करते हैं उनके मानसिकता को। पहला कारक होता है वंशानुक्रम, मतलब कि वही बच्चे जिनके माता पिता तीव्र बुद्धि के होते हैं उनमें भी एक प्रकार से बुद्धि तीव्र होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनके माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं उनकी भी बुद्धि कहीं ना कहीं पे मंद बुद्धि की होती है, लेकिन ऐसा खास करके कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या होती है, वातावरण, अर्थात उनका इन्वायरमेंट कैसा उसके हिसाब से बच्चे का मानसिक विकास होगा। तीसरी बात क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से उसका मानसिक विकास होता है। चौथा उसका क्या होता है भाई, चौथा उसका जो तत्व होता है कौन सा होता है, लिंग, अर्थात लड़के व लड़की की योग्यता जो होती है और बुद्धि जो होती है, इस दोनों में विकास, इन दोनों के लड़के का विकास और लड़की के विकास दोनों की बुद्धि के विकास हो या फिर उसके मानसिक विकास हो, उनमें अंतर पाया जाता है। मतलब कि लगभग कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी बात की जाए तो समाज व संस्कृति लड़कों को विकास में अधिक अवसर देती है, जबकि लड़कियों की एक प्रकार से बात की जाए तो उचित वातावरण नहीं मिलता है उनको, और उनको उचित वातावरण जब नहीं मिलता है तो लड़कियां पिछड़ जाती हैं। लेकिन आज बात की जाए वर्तमान परिवेश में तो वर्तमान में आज जो है समय काफ़ी बदला हुआ है और लड़कियां जो है लड़कों से आगे निकल रही हैं, एक कदम आगे चल करके जो है बढ़ रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक प्रकार से जिसको समाज में पढ़ने लिखने की उतनी ज़्यादा छूट नहीं थी पहले, लेकिन अब वही लड़कियां लड़कों से आगे हैं। आप कॉलेज में देखेंगे विभिन्न कॉलेजों में तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा जाती हैं पढ़ने लिखने। तो अब आप देखेंगे समाज कैसे बदल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो लड़कियां अब आगे निकल चुकी है हर क्षेत्र में, आप देखेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है। आगे समझते हैं। तो ये हो गया आपका लिंग के हिसाब से। चौथा क्या होता है भाई, पांचवा क्या होता है, व्यवसाय। व्यवसाय के हिसाब से जैसे कि अगर बात करें व्यक्ति की बुद्धि पर उसके व्यवसाय का भी प्रभाव पड़ता है। जिसके व्यवसाय शारीरिक श्रम मांगते मतलब कि श्रम मांगते हैं, जैसे कि मजदूर, किसान, मिस्त्री, ये सब इनकी बुद्धि का विकास मानसिक श्रम मांगने वाले व्यवसाय जैसे कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इन सबसे अपेक्षा कम होती है। जैसे कि जो डॉक्टर होगा, वकील होगा, अध्यापक होगा, इनकी बुद्धि ज़्यादा होगी। जो मजदूर, किसान होगा, मिस्त्री होगा, उसकी बुद्धि थोड़ी कम होगी। ये बात है। ओके। छठवीं जो तत्व होता है जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है कौन सा है भाई, वो होता है आपका प्रजाति कैसी है, उसके हिसाब से बुद्धि में अंतर देखने को मिलता है। आपकी उम्र क्या है इसके हिसाब से, तो ये भी अंतर हो गया। ठीक, तो इन तमाम प्रकार के अंतर थे जो कि हमने आपको बता दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न क्या है। 5वां नंबर प्रश्न है कि खेल तथा कार्य में क्या अंतर होता है, बताइए। खेल तथा कार्य में क्या अंतर होता है बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल तथा कार्य में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। खेल तथा कार्य में क्या अंतर होता है, खेल तथा कार्य में क्या अंतर होता है बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। बात की जाए खेल या कार्य की बात की जाए तो देखें, पहला अंतर होता है कि खेल का उद्देश्य क्या होता है। खेल का उद्देश्य खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, परंतु कार्य किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इन सभी खेलों का कोई उद्देश्य नहीं होता। खेलने के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है, बस केवल खेलते हैं और यह खेल कहलाते हैं। जबकि बात की जाए खेल जो होते हैं जीविकोपार्जन के लिए खेले जाते हैं और वही कार्य बन जाते हैं। जो खेल जब जैसे मान लेते हैं जैसे कोई खेल है और आप उसको जीविकोपार्जन मतलब कि आप टेनिस खेल रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसे अगर मिल रहे हैं, आप उसी में अपना करियर बना लिए, तो वही खेल आपका कार्य कहलाता है। जब खेल जो होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था तो वही कार्य हो जाता है। ठीक, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है, खेल तथा कार्य में एक अंतर यह भी होता है कि कार्य करने या ना करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें कार्य करना ही पड़ता है, उसके बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। परंतु खेलने के संबंध में यह बात नहीं, यदि हम किसी दिन ना भी खेलें तो हमें कोई हानि नहीं होती, लेकिन अगर एक दिन कार्य ना करें तो उससे हमारी कई हानि हो सकती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा अंतर क्या हो सकता है, खेल की तीसरी विशेषता यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कल्पना का अंश होता है। बालक अपने पिता की छड़ी को पकड़ करके घोड़ा समझ करके दौड़ता है, परंतु कार्य के संबंध में इस प्रकार कोई हानि नहीं होती है। चौथी बात क्या होती है, चौथा अंतर कि खेल में क्रिया का महत्व उसी क्रिया में होता है, जबकि कार्य में क्रिया का महत्व क्रिया से परे होता है, किसी अन्य उद्देश्य से जो है कार्य किया जाता है, जबकि खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता। खेल का केवल एक ही उद्देश्य होता है, मनोरंजन करना। ओके, पांचवा अंतर होता है खेल और कार्य में क्या अंतर होता है कि खेल तथा कार्य में ये अंतर होता है कि खेल में आनंद मतलब कि खेल में क्या होता है, खेल में आनंद उस समय तक मिलता है जब खेल खेला जाता रहा हो। इसके विपरीत कार्य में आनंद उस समय तक मिलता है जबकि उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अंतर कई प्रकार के थे जो हमने आपको बता दिए।
ओके। बालकों की खेल की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि खेल एक स्वाभाविक मतलब कि स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आत्म प्रेरित शारीरिक मानसिक क्रिया होती है। खेल शारीरिक या मानसिक क्रिया होती है और अपने आप में पूर्ण होती है। खेल का कोई जो है गुप्त लक्ष्य नहीं होता है, जो भी लक्ष्य होता है प्रत्यक्ष होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें। ओके, आगे समझते हैं। आर करके दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर देखेंगे। व्यक्तित्व क्या है, इसके शील गुण कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व क्या है, इसके शील गुण कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्यक्तित्व को लेकर के। आइए समझते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा वगैरह तो हमने आपको बता दी थी। हालांकि प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से हैं। बात की जाए शील गुण की तो कौन कौन से भाई, आइए देखते हैं व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व के शील गुण की बात की जाए तो पहला आपका कौन सा होगा, ईमानदारी यानी हॉनेस्टी। ओके, दूसरा कौन सा शील गुण होता है, उदासी या प्रफुल्लता। ठीक है, तीसरा कौन सा गुण होता है शील गुण, संवेगात्मक स्थिरता। चौथी क्या कौन सा गुण होता है, प्रसक्ति। ठीक है, और पांचवा कौन सा गुण होता है, आत्मारोपण या फिर विनियमन। ओके, बात की जाए शील गुण की तो शील गुण जो होते हैं व्यक्तित्व के बीज के समान होते हैं। शील गुण सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इनको व्यक्तित्व के प्रतिमान अर्थात जो है क्या कहते हैं, व्यक्तित्व के प्रतिमान कहते हैं। शील गुण व्यवहार मतलब कि शील गुण जो होते हैं एक प्रकार से व्यवहार होते हैं, व्यवहारिक शैली होती हैं जो कि एक रूप और सतत होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, सस्टेनेबल होती हैं। और यह भी देखा गया है कि बालकों में वयस्कों की अपेक्षा शील गुण स्थिर नहीं होते हैं। शील गुण जो होते हैं व्यक्तित्व के लक्षण अर्थात मुख्य अंग होते हैं। व्यक्तित्व के तमाम सारे शील गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी वगैरह हमने आपको बता ही दी। निश्चित तौर पर ये चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, छठवां नंबर प्रश्न है, असाधारण बालकों के प्रकार लिखिए। असाधारण बालकों के प्रकार लिखिए। असाधारण बालक के प्रकार कौन कौन से भाई, इसको समझ लेते थोड़ा सा। असाधारण बालक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं कि असाधारण बालक कौन कौन से होते हैं। असाधारण बालक के कितने प्रकार होते हैं? तो असाधारण बालकों के कई प्रकार होते हैं। बात की जाए वे बालक या फिर वे बच्चे जिनमें गुण उनकी उम्र समूह के प्रतिमानों उनके मापदंडों से अधिक या फिर कम होती हैं, उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, बालक में यह विशेषता गुण की कमी के कारण हो, चाहे उसकी गुण की अधिकता के कारण हो, तो चाहे वो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज हो, चाहे वो शारीरिक बुद्धि या शरीर से बुद्धि से सामाजिक संवेग मतलब कि समायोजन से सामाजिक व्यवहार से क्रियात्मक विकास से भाषा से कम हो या ज़्यादा हो, उसी व्यक्ति को चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, दोनों को ही हम असाधारण बच्चे कहेंगे। ओके, तो असाधारण बालकों के कई प्रकार हैं, देखते हैं भाई। पहला प्रकार क्या होता है, शारीरिक कमी से युक्त बच्चे, जैसे कि जो फिजिकली जो है हैंडीकैप्टेड बच्चे होते हैं उनकी बात की जाए तो जैसे कि उसमें देखेंगे लूले लंगड़े बच्चे हो गए, आपके अपंग बच्चे हो गए। दूसरे प्रकार के बच्चे जो होते हैं अंधे बालक, जो कोई बालक हो गया अंधा हो गया। तीसरा बालक कौन सा, कम सुनने वाले जो लोग हो गए। और जो है आपका अगला हो गया भाषा संबंधी दोष वाले बालक कुछ होते हैं। कुछ अत्यंत नाजुक बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, शारीरिक कमी से युक्त बच्चे होते हैं, ये असाधारण बालक होते हैं। दूसरा बालकों का प्रकार कौन सा होता है, जो है कौन सा बालक प्रकार होता है भाई, मंद बुद्धि बालक, अर्थात मेंटली जो है रिटार्टेड चिल्ड्रन होते हैं। मंद बुद्धि बालक ये भी जो है असाधारण बालकों में आते हैं। मंद बुद्धि बालक में क्या होता है, पहली जो है जड़ बुद्धि बालक होते हैं, कुछ मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं, कुछ मूर्ख बुद्धि के होते हैं। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि होते हैं यानी कि कुछ इडियट, जड़ बुद्धि को इडियट कहा जाता है। मूढ़ को क्या कहा जाता है, इम्बेसाइल, मूढ़ को इम्बेसाइल व्यक्ति कुछ लोग होते हैं। कुछ जो है एक प्रकार से कैसे होते हैं, मोरोन होते हैं अर्थात मूर्ख होते हैं। ओके, और तीसरे प्रकार के जो एक प्रकार से विशिष्ट बालक होते हैं उनमें कौन, पिछड़े बालक आते हैं, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं। और जो चौथा बालक होते हैं कौन से होते हैं, अपराधी बच्चे होते हैं। ओके, और जो पांचवें प्रकार के बालक होते हैं कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। क्लियर होगी बातें। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में हमने आपको पहले से बता दिया था। विशिष्ट बालक वही चीजें होती हैं। ठीक, क्लियर हो गई बातें। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न है और करके दिया है कि किशोर अपराध कौन कौन से होते हैं। किशोर अपराध कौन कौन से होते हैं, और किशोर लोग ही अधिकतर अपराधी जो है बनते हैं। तो किशोर अपराध कौन कौन से हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अपराध की बात की जाए तो किशोर के बारे में बात की, किशोरों के अपराध। ठीक है, देखते हैं भाई। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता है, जन्म के बाद ही अपराधी बन जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता है वही अपराधी कहलाता है। ऐसा देखा गया है कि अपराधी होने की प्रवृत्ति व्यक्ति में बचपन से देखी जाती है, अतः अपराध को रोकने के लिए बचपन से ही अपराध प्रवृत्ति को रोकना जरूरी होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अपराध जो है कौन कौन से हैं किशोरों में, तो उसको हम समझते हैं भाई। तो किशोर अपराध कौन कौन से, आइए बात करते हैं। पहला अपराध कौन सा होता है भाई, किशोरों में कई अपराध देखे जा सकते हैं। पहला अपराध होता है आपका जैसे कि आपका चोरी करना।
चोरी करना जो है ये क्या होगा, स्टीलिंग इसको कहते हैं, चोरी करना ये किशोर का अपराध हो गया, पहला अपराध। दूसरा अपराध क्या लिख सकते हो आप, स्कूल तथा घर से भागना, ठीक है, ये दूसरा अपराध होगा। तीसरा अपराध किशोर कौन करते हैं भाई, माता पिता अथवा संरक्षकों यानी गार्जियन के नियंत्रण को नहीं मानते, तो ये तीसरा अपराध हो गया। चौथा अपराध कैसा करते हैं, गंदी तथा भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं किशोर अवस्था के बालक। पांचवी अवस्था के मतलब कि पांचवा जो एक प्रकार से गलत कार्य करते हैं, मतलब कि ये जो अपराध करते हैं, कौन सा अपराध, अंडे मतलब कि जो है अंडे बोलता हूँ, अड्डा अड्डा बना लेते हैं अपना कि हाँ यहाँ पर हमको सिगरेट पीना है, यहाँ पर दारू पीनी है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मद्यपान करना है, यहाँ पर हमको बातें करनी है, सभी रुकेंगे दोस्त लोग तो है ये करेंगे वो करेंगे तमाम प्रकार की, तो अड्डे बनाते हैं लोग, ओके, गैंग बनाते हैं जिसको कहते हैं गैंग बनाना, ओके। छठवीं बात क्या है कि बुरे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, छठवां अपराध। सातवां प्रकार का अपराध कौन सा होता है, कानून को भंग करते हैं। आठवां अपराध कौन सा हो सकता है आपका, जैसे कि बात की जाए रात को चिंता जो है बिना कारण से सड़कों पर ही घूमने लगते हैं किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं। नौवीं बात क्या होती है, सिगरेट पीते हैं। 10वीं बात लिख सकते हैं शराब पीने लगते हैं। और 11वीं बात होती है ऐसे कार्य करना जिससे दूसरों को चोट पहुंचने में खतरा होता है, तो ऐसे कार्य करने में इनकी बड़ी ज़्यादा मन लगता है। 12वां अपराध होता है किशोरों के अपराध कौन कौन से होते हैं, 12वां कौन सा अपराध होता है भाई, 12वां कौन सा अपराध आप लिख सकते हो कि यौन अपराध, यानी कि जो सेक्स क्राइम होता है ये भी एक प्रकार से किशोर अवस्था के ही बालक करते हैं, और जो है मतलब और तमाम सारे करते हैं, लेकिन किशोर अवस्था से ही ये प्रारंभ हो जाते हैं, ओके। 13वां जो होता है बिना आज्ञा के किसी घर या गाड़ी में घुस जाना, किसी के घर में किसी के गाड़ी में जो है घुस जाना, बैठ लेना, ठीक है, ये चीज़। और भी अपराध होता है जैसे कि हमेशा ये झूठ, कभी कभी झूठ बोलने लगे तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। 15वां आप लिख सकते हो दूसरों के साथ मारपीट करना, ये कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं। तो अपराध कौन कौन से बता सकते हैं आप आसानी से, ओके। अपराधी बच्चे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपराधी ऐसे वंशानुक्रम के हिसाब से बच्चे अपराधी होते हैं। दूसरी बात शारीरिक कारण के होते हैं अपराध के, और घर का वातावरण कैसा इस हिसाब से बच्चे अपराधी बन जाते हैं। समाज में उसका तिरस्कार किया जाए तो बच्चे अपराधी बन जाएंगे, और जो है टूटे बिखरे अगर उनके परिवार हैं तो भी बच्चे अपराधी बन जाएंगे, और परिवार में अनैतिकता फैली हो तो बच्चे अपराधी बन जाएंगे, ठीक है। भाई बहनों का एक प्रकार से प्रभाव पड़ेगा तो भी बच्चे क्या बन जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। भाई बहन जैसे होंगे उन्हीं के हिसाब से बच्चे भी परिवर्तित होंगे। 8वीं बात क्या है कि भाई मानसिक रोग होगा अगर बच्चे में तो भी जो है क्या बन जाए, मतलब कि मानसिक रोग होगा तो भी बच्चे क्या हो जाएंगे भाई, अपराधी बन जाएंगे। आर्थिक अभाव होगा, अगर पैसे की कमी होगी तो भी बच्चे चोरी चपारी करना शुरू कर देंगे, अपराध करना शुरू कर देंगे, पैसे मिले उनको, ठीक है। और जो है अगर उनका संग साथ जो है मिल गया गड़बड़ तो उसको फिर मिटना ही मिटना है, मतलब कि अगर कोई आपका साथी गड़बड़ मिल गया तो आपका पूरा जीवन नष्ट ही हो जाएगा। कहते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं कि जैसी संगत, मतलब कि जिस प्रकार से कुसंगत का जो है आपने एक पार्ट पढ़ा होगा कि एक सेब में अगर एक सड़ा सेब एक पूरे बोरे में रख दो, या फिर एक जो है कट्टी आलू में आप एक दो सड़े आलू डाल दो, पूरे का पूरा 10 दिन बाद पूरी की पूरी आलू सड़ जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और संगत से गुड़ आवत हैं और संगत से गुड़ जाए, ओके, ये बात ध्यान रखिए। हालांकि जो है रहीम दास एक दोहा कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग, तो ये दोहा विपरीत पड़ जाता है इस मामले में। संगत का गुण अवश्य पड़ता है। अगर 10 दिन आपके साथ कोई व्यक्ति बैठ के सिगरेट पिएगा आपके कमरे में तो आपको मन भी करेगा सिगरेट पीने का, ये बात आप एकदम से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते भाई, तो ये हो गया आपका क्या भाई, ये समझ में आ गई बात इतनी, तो ये हो गया आपके सारे के सारे उत्तर हो गए। 10 उत्तर हमने अति लघु उत्तरीय के बताए, 10 उत्तर लघु उत्तरीय के बताए। इसी प्रकार से और मॉडल पेपर में दे दूंगा एक आध दो, तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे केवल 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं, और मज़ेदार बात यह है कि जो है खंडसा से आपको 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इनमें से केवल 2 प्रश्न छाटने होंगे, एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा। अब इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग जो है मैं जल्दी देने का प्रयास करूँगा, इनको देखिएगा, बाकी मैं और मॉडल पेपर आपको दे दूंगा इसी प्रकार से धीरे धीरे, तो आपका सारा डाउट्स क्लियर होता रहेगा। बस एक आध दो मॉडल पेपर 2021 वाला मॉडल पेपर मेरा देख लीजिएगा, और एक वीडियो में हमने महासंग्राम वीडियो दी उसको देख लीजिएगा, और ये वीडियो देख लीजिएगा, और भी एक आध दो वीडियो दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा आसानी से, ओके। प्रश्न क्या है कि बाल विकास क्या है, बाल विकास के स्वरूप, विषय क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपेगा, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ओके, मेरी बहनें सभी लोग जितने भी देखते सभी लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है गर्भावस्था के लक्षणों की सूची बनाइए। क्या, गर्भावस्था के लक्षणों की सूची बनाइए। एक गर्भवती स्त्री की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, इसको बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं का वर्णन कीजिए, मतलब किन्हीं का वर्णन कीजिए, मतलब कि किन्हीं चीज जो है किन्हीं का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए इनमें से, या किन्हीं 3 के बारे में बताइए, या फिर आप सभी के बारे में बता दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रोग दिए गए हैं इन रोगों के बारे में आपको बताना है कि कुकुर खांसी क्या है, डिप्थीरिया क्या है, पोलियो क्या है, टिटनस क्या है, खसरा क्या है, इन सभी के बारे में, ओके।
तो निम्नलिखित में से किसी 3 का वर्णन करने के लिए आपसे पूछेगा, चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो या 5 पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। कुकुर खांसी क्या होती है इसको समझते हैं भाई। कुकुर खांसी की बात की तो अंग्रेजी में इसको बूपिंग को जो है बूपिंग कफ कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें होता क्या है कि जो है प्रारंभ में ही सर्दी जुकाम हो जाता है और गले में दर्द होने लगता है, हल्का हल्का बुखार आपको आने लगेगा, नाक और आँख से पानी निकलने लगेगा, खांसते खांसते आपको उल्टी भी आ सकती है, सांस लेने में कठिनाई तथा बेचैनी होगी, ये सब चीज़ें। और 8-10 दिन में खांसी बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा खांसते खांसते बच्चे का क्या होता है, चेहरा जो है लाल पीला होने लगता है, सिर तथा चेहरे की नसें जो होती फूल जाती हैं। तो एक प्रकार की इसी को कुकुर खांसी कहते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो कुकुर खांसी कहते हैं। दूसरा जो बीमारी होती है होती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी के बारे में क्या आप सो लिखें, डिप्थीरिया को अंग्रेजी में डिप्थीरिया के कहते हैं। ये भी से एक संक्रामक रोग है। ठीक है, बात की जाए इसके कारण की तो रोगी के संपर्क में आने से इसके कीटाणु रोगी के थूक से, खांसी से, छींकने पर क्या हो जाते हैं, निकलते हैं और वायु में मिल जाते हैं और उसी वायु के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आप पर आक्रमण करते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि ठंडा बासी भोजन करने से यह रोग जो है काफ़ी होता है, क्योंकि ठंडे के कारण से ये रोग होता है। कौन, डिप्थीरिया। और तीसरी बात यह है कि पेन या पेंसिल मुंह में डालने से उनकी गंदगी से डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण ये होता है डिप्थीरिया का कि रोगी का बुखार जो होता है 48 घंटे तक बढ़ जाता है। ओके, मतलब बढ़ता जाता है, 48 घंटे तक बढ़ता जाता रहता है और 1004 मतलब कि 104 से लेकर के 105 फ़ारेनहाइट तक जो है बुखार बढ़ जाता है। और दूसरा इसका लक्षण ये होता है कि दर्द जो है होता है और खराश होती है, सूजन भी आ जाती है। तीसरी बात क्या होती है कि शरीर में ऐंठन हो जाती है। चौथी लक्षण इसका ये होता है कि तालू तथा गले में झिल्ली पड़ जाती है डिप्थीरिया में और श्वास मार्ग जो होता है अवरुद्ध हो कर देती है, जिससे क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। और पांचवा इसका लक्षण होता है डिप्थीरिया का क्या, कि गले में घाव हो जाता है, जिससे कोई चीज़ जो है आपको अगर निगलना हुआ, कोई चीज़ आपको लेना हुआ, अंदर लेना हुआ तो उसको, या फिर कोई चीज़ पीना हुआ तो उसमें कठिनाई आपको महसूस होगी डिप्थीरिया में। सातवीं बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है, नाड़ी की गति जो होती है बढ़ जाती है। ओके, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है भाई, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। पहला काम ये कि इस रोग का आप टीका लगवाएं। दूसरा क्या, लहसुन का रस जो होता है शहद में अगर मिला करके आप गले में लगाएंगे तो आपका ये रोग खत्म होगा। तीसरा इसका उपचार ये हो सकता है कि ठोस आहार के साथ पर तरल जो है पदार्थ बच्चों को दें ताकि जो है ये रोग खत्म हो। चौथी बात क्या होती है, लहसुन का रस निकाल करके पानी में मिला करके गरारे करने से जो है ये रोग समाप्त होता है। पांचवा इसका जो है उपचार कर सकते हैं हम, रोगी का कमरा गर्म रखें, इससे भी इसका उपचार हो जाएगा। छठी बात क्या होती है कि रोगी के मलमूत्र, थूक व श्लेष्मा जला दिए जाएं ताकि किसी दूसरे को ना फैले। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर वो जो है एक प्रकार से जो है कहीं पर मलमूत्र विसर्जन करता है या थूकता है तो उसको एक प्रकार से क्या कर दिया जाए, उस पर आग रख दी जाए, जला दिया ताकि वो फैल ना सके। ओके, सातवीं बात होती है कि बच्चों की देखभाल या फिर जिस व्यक्ति के पास डिप्थीरिया है उसकी देखभाल जो है करने वाले को स्वयं इंजेक्शन लगवाना चाहिए और ताकि उसकी भी साफ सफाई हो, नहीं तो उसको भी हो जाएगा। ओके, आठवीं बात कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को फिटकरी के पानी से गरारे करने चाहिए और फिटकरी के पानी के गरारे से करने से क्या होगा, ये रोग जो है लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी जो होगी वो क्या कर देगी, सभी कीटाणुओं को बाहर निकाल देगी। और नवीं चीज़ क्या होती है कि रोगी के कमरे के आसपास कार्बोलिक घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। और भी तमाम सारी चीज़ें कि बीमारी ठीक होने लगे तब विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। कमजोरी मतलब कि क्योंकि कमजोरी के कारण से क्या होता है, लकवा भी व्यक्ति को मार सकता है, तो इस समय बच्चे को मालिश तथा विश्राम की पूर्ण आवश्यकता होती है, इसीलिए बच्चे की विश्राम की व्यवस्था भी इसके बाद में की जानी चाहिए। तो ये डिप्थीरिया के बारे में हमने बता दिया। बात की जाए अगला प्रश्न आपका क्या है, पोलियो। छोटे छोटे प्रश्न थे तो हमने आपको सोचा कि बता दिया जाए ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, आप एग्जाम से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सके। ओके, तो पोलियो की बात की जाए, पोलियो क्या होता है भाई, पोलियो की बात की जाए तो पैरालिसिस पोलियो को कहा जाता है। पोलियो रोग जो होता है महामारी के समय जो है अधिक फैलता है। जब कोई अन्य महामारी फैलती है तो उसके आक्रमण से बच्चे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें लकवा की शिकायत हो जाती है। अगर उचित चिकित्सा की मतलब जाती है तो रोग जो होता है 1 वर्ष के अंदर ठीक हो जाता है, अन्यथा बच्चा विकलांग हो जाता है। यही होता है आपका पोलियो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इस रोग के कीटाणु जो होते हैं नाक तथा थूक की श्लेष्मा जो होती है उसके साथ मल या इन सभी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और उसे रोगी से फैलते हैं। ओके, तो पोलियो ये होता है। पोलियो के कारण क्या होते हैं भाई, पोलियो के कारण क्या होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है अगर आपका, तो पोलियो हो जाएगा आपको। दूसरी बात क्या है कि संतुलित पौष्टिक अगर आहार आपको नहीं मिलता है, भोजन सही नहीं मिलता तो भी आपको पोलियो मतलब कि भोजन की कमी से भी आपको पोलियो हो सकता है। तीसरी बात क्या हो सकती है भाई कि रोगी के संपर्क में आने से आपको पोलियो हो सकता है। ठीक, इसका लक्षण क्या होता है भाई, लक्षण इसका होता है कि शरीर मतलब कि आपके सिर में क्या हो जाता है, आपके सिर में दर्द रहेगा,
दूसरी बात कि रीढ़ की हड्डी तथा गर्दन में दर्द होता जाता है और यह हिस्सा कड़ा हो जाएगा आपका रीढ़ का। तीसरी बात इसका लक्षण ये होता है कि बच्चा सुस्ती व थकावट का महसूस करने लगेगा। चौथी बात क्या होता है कि उल्टी होती है बच्चे को। ओके, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं हम? इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? रोग का पता चलते ही हम डॉक्टर के पास जाएं और रोगी को जो है वहाँ पर ले जाएं। और साथ ही साथ दूसरी बात हो सकती है कि आप क्या करें, रोगी का थूक या श्लेष्मा या मल जो है उसको जला दिया जाए। तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि रोगों को पूर्ण विश्राम दिया जाना चाहिए। चौथी बात क्या होनी चाहिए कि सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इस रोग में कमी आएगी। ओके, अगला प्रश्न है आपका कौन सा? टिटनेस। टिटनेस की बात की जाए या खसरा की बात की जाए? खसरा की बात की जाए, हम तीन ही बात करते हैं, खसरा की बात कर लें हम। ठीक है, टिटनेस वगैरह तो आपको पता ही होगा, हालांकि खसरा की मैं बात कर लेता हूँ। खसरा क्या है उसके बाद में हम और बात करेंगे। खसरा की बात करें तो खसरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? खसरा को ये कहते हैं क्या? मीसलेस। और यह भी संक्रामक रोग होता है और इस रोग में कीटाणु नाक या मुंह की जो है श्लेष्मिक झिल्ली में रहते हैं और रोगी के संपर्क में आ जाते हैं। बुखार के साथ साथ नाक आँख से पानी बहने लगता है, इसमें सर्दी लगती है, खांसी आती है। बुखार आने से तीसरे चौथे दिन माथे, कान के पीछे, गर्दन के चारों ओर दाने निकल करके पूरे दिन जो है क्या होते हैं, ये दाने जो होते हैं सूख जाते हैं और पपड़ी जम जाती है और खुजली भी बहुत होती है और प्यास भी बहुत लगती है, इसमें कब्ज भी हो जाती है और जो है दानों की पपड़ी 8 से 10 दिन में उतर जाती है। ये तमाम सारी चीज़ें। इसके उपचार और बचाव कैसे किया जा सकते हैं भाई? बच्चे को खसरे से बचने के लिए खसरे का टीका समय से लगवाना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि रोगी को सर्दी से बचाए रखा जाए। तीसरी बात, रोगी को खाने में दूध या जो है बार्ली अर्थात जौ के पानी के अतिरिक्त कुछ ना दिया जाए। और चौथी बात क्या होनी चाहिए कि जो है बच्चे को दानों में खुजली होने पर खुजाने ना दें, उन दोनों पर नारियल का तेल जो है लगवाएं। और पांचवी चीज़ क्या होती है कि जिस समय रोगी के दाने से पपड़ी उतरे तब तक उससे विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि इस जो है खुरंट के माध्यम से ही रोग फैलता है। जब बच्चे खुजलाएंगे तो उससे ज़्यादा रोग फैलेगा। ये होता है आपका कौन सा भाई? खसरा। ओके, समझ में आ गई बात खसरा की? ओके, खसरा समझ में आ गई बातें खसरा के बारे में। तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, पोलियो, खसरा, इन सभी के बारे में आपके समझ में आ गई बातें। ओके, क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई बातें? तो बात रही टिटनेस की, तो टिटनेस आपको पता होता है कि जब कटे पर क्या हो जाता है, कहीं पर कोई जो है अगर किसी जो है लोहे में जंग लगा हुआ अगर उससे आपका कट जाता है तो टिटनेस आपको हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, टिटनेस बीमारी के बारे में। ओके, तो यहाँ पर 3 ही बोला था आपको लिखने के लिए, अब हो सकता था आपका। अगला प्रश्न है 6 से 12 वर्ष के बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास को समझाइए। ये बड़ा लंबा प्रश्न हो जाएगा, अगर मैं इसको समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इन प्रश्नों के लिए आप जो है आप आसानी से और भी वीडियो में बनाऊंगा तो आप देखिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 11वां नंबर प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास मेरा रहे, कोशिश करूंगा कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिया जाए। अगला प्रश्न, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे की समस्याओं एवं शिक्षा हेतु हमें क्या करना चाहिए? शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे की समस्याओं एवं शिक्षा के हेतु हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं आपकी परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है, इसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाई है। इसमें आप देखेंगे बीए में कॉपी कैसे लिखें, यह वीडियो जरूर देखिएगा। और टॉपर की बात की तो टॉपर लोग यही करते हैं, आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।